जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीके मॉक टेस्ट की श्रृंखला में एक और मॉक टेस्ट लेकर उपस्थित हूं। तो बिना देर के शुरू करते हैं एक और मॉक टेस्ट। इससे पहले मैंने 16 मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं जो आपके आने वाले सभी जो एग्ज़ाम है, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, सीजीएल का हो, या जो भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं हाल फिलहाल में, उन सब के लिए आप बहुत कुछ जानेंगे जीके में। तो मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। क्या कहा गया है क्वेश्चन संख्या फर्स्ट में? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? दोस्तों, हमें बताना है कि इनमें से कौन से राज्य की सीमा भूटान के साथ साझा होती है। असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, और इनमें से चौथा ऑप्शन है इनमें से सही। दोस्तों, असम की सीमा भी भूटान के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल की, अरुणाचल की भी। तो इनमें से सभी। भारत में 4 ऐसे राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। इन 4 राज्यों में 3 तो आपके लिखे हुए हैं। एक राज्य कौन सा है? वो है आपका सिक्किम। सिक्किम राज्य ये भी भूटान के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों, हम बात करें भारत की, जो भूटान के साथ कुल बाउंड्री शेयर होती है वो कितनी है? लगभग 699 किलोमीटर। लमसम इसको 700 किलोमीटर मान सकते हैं। तो 700 किलोमीटर बाउंड्री शेयर होती है भूटान के साथ में। याद रखना, सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री भूटान की लगती है भारत में, वो कौन से राज्य के साथ लगती है? वो असम के साथ लगती है। और सबसे कम सिक्किम के साथ लगती है। याद रखिएगा दोस्तों, भूटान की बात करें तो भूटान का एक उपनाम भी है ड्रिक्यूल। भूटान को ड्रिक्यूल भी कहा जाता है। और भूटान का एक और उपनाम है द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसे कहा जाता है? तो भूटान को ही कहा जाता है द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। दोस्तों, हम बात करें भूटान, तो इसकी जो राजधानी है वो है थिम्पू। वेरी इंपॉर्टेंट, थिम्पू भूटान की राजधानी है। इसकी मुद्रा को गुल्ट्रम कहा जाता है। गुल्ट्रम लिखा आदिन से जाता है, गुल्ट्रम। और भूटान की जो विधायिका है, मतलब संसद, वो है आपकी सोगड़ू। या एक चीज़ याद रखिएगा, भूटान की संसद में केवल एक ही सदन है, एक सदनीय विधायिका है यहाँ की, और वो है आपकी सोगड़ू। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों, भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और भूटान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोस्तों, भूटान की सबसे ऊंची चोटी है आपकी, भूटान की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गंगा खर पुनसुम। गंगा खर पुनसुम, ये बहुत आता है एग्जाम में ये भी। तो पुनसुम याद रखिएगा, भूटान की सबसे ऊंची चोटी है पुनसुम। और भूटान की एक भाषा है आपकी जोंखा। भूटान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भूटान में भाषा बोली जाती है जोंखा। याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष 1949 में भारत और भूटान के बीच मैत्री समझौता भी हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। और भूटान जो है, इसने अपना जो संविधान है वो किस वर्ष अपनाया था? दोस्तों, भूटान की बात हो रही है तो इसने अपना जो संविधान अपनाया था वो 2008 को अपनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, भूटान कब एक राजतंत्र से गणतंत्र बना था? 2008 में इसने अपना संविधान अपनाया था। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो भूटान है, भूटान की सीमा पूर्वी हिमालय से लगती है। पूर्वी हिमालय से भूटान की सीमा लगती है। दोस्तों, भूटान में 72% भाग पर क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, भूटान में जो वनों का प्रतिशत है इसके कुल भूभाग का 72% है। चलिए दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा, भूटान के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, अरावली के पश्चिम छोर पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? दोस्तों, अरावली का जो पश्चिमी छोर है, इसकी सीमा थार के मरुस्थल से भी लगती है। तो पश्चिमी छोर से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका लूनी और माही नदी। ये अरावली के पश्चिमी छोर से निकलने वाली नदियां हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अरावली जो है ये दुनिया की सबसे पुरानी बलित संरचना वाला पर्वत माना जाता है। और ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर ये राजस्थान के कौन से ज़िले में आती है? तो ये राजस्थान के सिरोही ज़िले में आती है। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही ज़िले में आती है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। 1722 मीटर ये गुरु शिखर की ऊंचाई है। दोस्तों, राजस्थान की जो अरावली पहाड़ी हैं, ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, इनका कुछ हिस्सा पंजाब में भी लगता है। और दिल्ली में अरावली की जो श्रेणी है वो है आपकी रायसीना की श्रेणी। रायसीना की पहाड़ी ये दिल्ली में है, और रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है भारत का राष्ट्रपति भवन। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का राष्ट्रपति भवन
कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है? रायसीना की पहाड़ी, नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो लूनी नदी लिखी गई है, लूनी नदी भारत की एक ऐसी नदी जो अरावली की पहाड़ी से निकलकर कच्छ में जाकर विलीन हो जाती है। मतलब अरावली की पहाड़ी से निकलेगी और थार के मरुस्थल से बहती हुई कच्छ के रण में विलीन हो जाती है लूनी नदी। भारत की मरुस्थलीय नदी का दर्जा है, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखें, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। ठीक है दोस्तों, तो अरावली के पश्चिमी छोर से कौन सी नदी निकलती है? लूनी और माही। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, सैडल पीक की अवस्थिति क्या है? दोस्तों सैडल पीक एक चोटी है जो कि उत्तरी अंडमान में आती है। तो उत्तरी अंडमान या अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, जो सैडल पीक है उत्तरी अंडमान में आती है और इसकी ऊंचाई कितनी है? सैडल पीक की ऊंचाई है 731 मीटर। सैडल पीक, ये आप याद रखिएगा। अंडमान की बात हो रही है तो अंडमान जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अंडमान निकोबार में जो टोटल द्वीप है वो है 572 द्वीप। 572 द्वीप हैं अंडमान में। और अंडमान का एरिया कितना है? अंडमान का एरिया है 8,249 वर्ग किलोमीटर। 8,249 वर्ग किलोमीटर, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अंडमान निकोबार को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष मिला था? 1956 में मिला था अंडमान निकोबार को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। और भारत में जो अंडमान निकोबार है और अंडमान निकोबार ये अराकान योमा जो पर्वत श्रृंखला है उसका भाग है। अराकान योमा का जो भाग है वो है आपका अंडमान निकोबार, अराकान योमा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं, अंडमान में जो मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान में एक ज्वालामुखी है बैरन। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन कहाँ पर है? मध्य अंडमान में। और जो नारकोंडम है वो है आपका उत्तरी अंडमान में। नारकोंडम ज्वालामुखी उत्तरी अंडमान और बैरन ज्वालामुखी मध्य अंडमान। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अंडमान की। अंडमान में 3 जनजातियाँ आपको मेनली याद रखनी है। एक आपकी ओंग जनजाति, बहुत आती है एग्जाम में, जरावा जनजाति, सोम्पेन जनजाति और सेंटिनलीज। ओंग, जरावा, सोम्पेन और सेंटिनलीज जनजातियाँ कहाँ पर रहती हैं? अंडमान निकोबार में रहती हैं। ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ये भी अंडमान में है, 10 डिग्री चैनल। इसके बाद आपको एक फ़ोटो भी दिखाऊंगा, अभी के लिए याद रखिएगा सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है और ये अंडमान समूह की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ऑप्शन बी, उत्तरी अंडमान सैडल पीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? अमरावती बिल्कुल कृष्णा की सहायक है। मूसी नदी जिसके किनारे हैदराबाद है, ये भी सही है। पंचगंगा ये भी कृष्णा की सहायक नदी है। लेकिन जो आपकी पेनगंगा है, पेनगंगा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ये वर्धा की सहायक नदी नहीं, वर्धा की सहायक नदी है। वर्धा जो कि महाराष्ट्र में बहने वाली नदी है और वर्धा गोदावरी की सहायक है। तो हम कह सकते हैं कि जो पेनगंगा या बेनगंगा है दोनों गोदावरी की सहायक हैं। याद रखिएगा, पेनगंगा और बेनगंगा दोनों किसकी सहायक हैं? गोदावरी की सहायक हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। अच्छा आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, बाद में दिखाता हूँ उसको, बाद में फ़ोटो। याद रखिएगा पेनगंगा किसकी सहायक है? कृष्णा की। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, याद रखना इसके बारे में। और कृष्णा नदी पर एक बांध आप याद रखें, अलमाटी बांध। अलमाटी बांध कौन सी नदी पर है? तो वो है आपका कृष्णा नदी पर, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दोस्तों असिंचित खेती वहाँ की जाएगी जहाँ वर्षा थोड़ी सी वर्षा क्या हो, ज़्यादा होती हो। तो कहाँ पर होती है आपकी असिंचित खेती? तो याद रखना दक्कन का पठार, ऑप्शन सी, दक्कन के पठार में सबसे अधिक असिंचित खेती की जाती है, दक्कन का पठार। दोस्तों दक्कन के पठार की हम बात करें दोस्तों, इस मैप की सहायता से देखें दक्कन का पठार। दोस्तों ये है आपका दक्कन प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू। और दक्कन प्लेट्यू को आप देखें, इसका रंग चेंज कर ले, दक्कन का पठार। इसको एक बार मैप में देखें तो ये आप देख रहे होंगे बीच में लिखा हुआ, यही है आपका दक्कन का पठार। ये वाला हिस्सा दक्कन का पठार है, ये वाला हिस्सा। अब आप देखें दक्कन के पठार में जो पश्चिम में है वो है आपके वेस्टर्न घाट। ये वाली जो श्रेणी आ रही है आपकी, ये जो श्रेणी है वो है आपका पश्चिमी घाट। और इसके जो राइट हैंड में है वो है आपका पूर्वी घाट। तो दक्कन का पठार और इसके उत्तर में सतपुड़ा की जो श्रेणी है, ये आप देख सकते हैं सतपुड़ा की रेंज, जिसको मैंने
रंग से ये रंगा है, ये है आपकी सतपुड़ा की रेंज और ये आपके पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। तो दक्कन का पठार ये तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा है। इसके पश्चिम में आपका मिलेगी पश्चिमी घाट, पूरब में पूर्वी घाट और इसके उत्तर में सतपुड़ा की घाटी मिलेंगी। तो दक्कन का पठार आप याद रखिएगा, ये तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा है और इसकी जो आकृति बनती है वो त्रिभुज के समान बनती है। त्रिभुज के समान आकृति बनेगी, कुछ इस तरह की आकृति आप देख रहे होंगे। तो दक्कन के पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुज के समान। तो क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। ये मैप था आपका। तो इसमें कहा गया कि भारत में अत्यधिक असिंचित खेती कहाँ होती है? दक्कन के पठार में होती है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जो दक्कन का पठार है भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से गुजरता है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी आता है, याद रखना। और दक्कन के पठार का एरिया कितना है? भारत का सबसे बड़ा पठार है तो इसका एरिया है 5 लाख वर्ग किलोमीटर, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। दक्कन के पठार का एरिया कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी का विस्तार है? याद रखना, दक्कन के पठार में जो मिट्टी आपको मिलेगी वो है आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, काली मिट्टी, याद रखना इसके बारे में। दक्कन का पठार असिंचित खेती के लिए जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती हैं, इनको क्या कहा जाता है? दोस्तों आप क्लू पकड़ सकते हैं, गर्म और शुष्क हवाएं। तो भारत में चलने वाली जो गर्म और शुष्क हवाएं हैं वो होती हैं लू। 6 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लू होती हैं आपकी, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है मैंगो सावर। मैंगो सावर मानसून से पहले की वर्षा जो कर्नाटक और केरल में होती है और ये आम की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। आम में मिठास आती है और आम फूल के मोटा हो जाता है। मैंगो सावर प्री मानसून वर्षा होती है, याद रखने का, मानसून से पहले की वर्षा है प्री मानसून वर्षा। मैंगो सावर कहाँ होती है? कर्नाटक और केरल में होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर जो चलती हैं वो न्यूजीलैंड में चलती हैं। नॉर्वेस्टर हवाएं होती हैं और ये न्यूजीलैंड में चलती हैं। तो भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा क्या है आपकी? लू होती है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती? तो कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो विकसित और विकासशील देशों में कुछ अंतर पाया जाएगा? उत्पादकता के निम्न स्तर, तो ये तो समान नहीं होती। उसके बाद में तकनीकी उन्नति, दोस्तों ये कुछ ऑप्शन सही लग रहा है, तो तकनीकी उन्नति की बात करेंगे इसमें। निम्न प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो ये भी आपका क्या है? ये तो होता है। उसके बाद में पूंजी की कमी होती है, लेकिन तकनीकी उन्नति ये वाला ऑप्शन इसमें इसका सही है। तकनीकी उन्नति विकासशील एवं विकसित देशों में समान नहीं होती। ठीक है दोस्तों, भारत भी एक विकासशील देश है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और जो ब्रिक्स सुना होगा आपने, ब्रिक्स जो है ये क्या है? ब्रिक्स भी तेजी से उभरते अर्थात विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है ब्रिक्स। इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 8, क्या कहा गया? जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? दोस्तों जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष कर। दोस्तों भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया। और जीएसटी के लिए कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी आप याद रखिएगा, 2016 में आया था ये, और ये 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया था। दोस्तों जीएसटी की बात करें तो जीएसटी के 4 कंपोनेंट होते हैं, ये आप याद रखिएगा। कौन कौन से? सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, यूटीजीएसटी होता है जो केंद्र शासित प्रदेशों में लगता है, और आईजीएसटी जो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है आपका, एकीकृत जीएसटी। ये 4 कंपोनेंट हैं जीएसटी के, याद रखिएगा। दोस्तों जीएसटी भारत में कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू हुआ। और अनुच्छेद 279 के तहत जीएसटी परिषद का गठन भी किया गया है। आर्टिकल 279A जीएसटी परिषद। एक चीज़ याद रखना, जीएसटी परिषद जो होती है इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो जीएसटी परिषद में जो सदस्य होते हैं वो होते हैं आपके 33 सदस्य होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा भारत का वित्त मंत्री होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, जो कि वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण है।
क्लियर हुआ दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, दुनिया में सबसे पहले जीएसटी जो अपनाया वो फ्रांस ने अपनाया था। दुनिया का पहला देश जिसने जीएसटी को लागू किया था 1954 में वो फ्रांस था। लेकिन भारत ने किस देश का जीएसटी मॉडल लिया है? तो कनाडा का जीएसटी मॉडल भारत ने अपनाया है। याद रखिएगा, जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है। भारत का जो अप्रत्यक्ष कर बोर्ड है वो जीएसटी को देखता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, भारत में क्या जीएसटी संग्रहालय बना है? बिल्कुल याद रखिएगा, भारत के जीएसटी संग्रहालय का नाम है धरोहर। धरोहर जो कि पणजी में बना है। वेरी इंपॉर्टेंट, जीएसटी संग्रहालय कहाँ बना? पणजी में बना है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक क्षेत्र में किया गया विनिवेश क्या कहलाता है? नो का सही जवाब होगा निजीकरण कहलाता है। निजीकरण इसको कहा जाता है। दोस्तों, भारत में वर्ष 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लाए गए थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन तथा ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 1991 में उदारीकरण की नीति लाई गई पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा, और इस टाइम पे भारत के वित्त मंत्री कौन थे? वो थे मनमोहन सिंह। तो आप याद रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। क्वेश्चन संख्या 10, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध होता है? दोस्तों, आय बढ़ने से आपकी डिमांड बढ़ जाती है, आप महंगी से महंगी चीज़ें खरीदेंगे, तो आय और उपभोग में जो संबंध है वो हमेशा कैसा होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध होता है। याद रखिएगा, आय और उपभोग में संबंध बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है। क्वेश्चन संख्या 11 की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन संख्या 11 में? निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण ग्रीन हाउस सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ओजोन क्षरण अगर होगा तो भी जलवायु परिवर्तन होगा, और प्रदूषण अगर फैलेगा तो भी जलवायु परिवर्तन होगा। तो देखें, प्रदूषण जलवायु परिवर्तन करता है, ग्रीन हाउस गैस ये भी, और ओजोन क्षरण भी, इनमें से सभी जलवायु परिवर्तन के कारण है। दोस्तों, हम बात करें ओजोन परत की, तो ओजोन परत समताप मंडल में रहती है और इसका मुख्य काम है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करना। ओजोन परत की जो यूनिट है वो डॉप्सन कहलाती है, याद रखिएगा। और हमारे वायुमंडल में जो ओजोन परत की मोटाई है वो कितनी है? 3 mm है। 3 mm मोटी होती है आपकी ओजोन परत। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 ओजोन का सूत्र होता है, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो पृथ्वी का जो तापमान बढ़ना वो ग्रीन हाउस होता है। और ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? दोस्तों, ग्रीन हाउस कॉन्सेप्ट दिया था जोसेफ फूरियर ने। जोसेफ फूरियर के द्वारा ग्रीन हाउस की अवधारणा दी थी, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया था? दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 1997 में। जापान का शहर है क्योटो, वहाँ पर एक प्रोटोकॉल साइन हुआ। और क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को भी कम करना। तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए साइन किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। लेकिन लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 2005 में। 2005 में ये लागू हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका UNFCCC, इसकी फुल फॉर्म क्या है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है, ये आपके लिए प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, यहाँ पे कुछ प्रश्नों का मिलान करना है हमें। सिमलीपाल और सतकोसिया 2 टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर? उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में है। एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है गिर नेशनल पार्क, 1965 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला। जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड में है। 1936 में जो भारत का पहला नेशनल पार्क बना था वो था आपका जिम कॉर्बेट। हालांकि इसका नाम हैली नेशनल पार्क था, लेकिन अभी के लिए जिम कॉर्बेट या इसको रामगंगा नेशनल पार्क भी बोलते हैं। सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है वो है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है सरिस्का वैसे राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में है आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान। तो उसका सिमलीपाल उड़ीसा में है, गिर गुजरात में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, और सरिस्का आपका राजस्थान में है। मैं दोबारा बता देता हूँ, सिमलीपाल उड़ीसा, गिर गुजरात, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड और सरिस्का आपका राजस्थान। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्वेश्चन आपका सत्याफल ट्रू फ्रूट किस में विकसित होते हैं? दोस्तों, सत्याफल क्या होते हैं? ऐसे फल जो निषेचन के बाद ओवरी से विकसित हो, मतलब अंडाशय से विकसित होने वाले फल क्या कहलाते हैं? वो सत्याफल कहलाते हैं। 14 का सही होगा ऑप्शन सी। जैसे नारियल कैसा फल है आपका? सत्याफल है, ओवरी से विकसित होता है। आम कैसा फल है? वो है आपका सत्याफल। तरबूज कैसा फल है? सत्याफल है।
संतरा कैसा फल है? सत्य फल है। मतलब ऐसे फल जो पहले फूल होंगे, फूल के बाद निषेचन होगा, निषेचन में जो ओवरी होती है फूल की उसमें जाके विकसित होते हैं, वो होते हैं आपके सत्य फल। लेकिन जो फल ओवरी से विकसित नहीं होते उनको असत्य फल कहा जाता है। जैसे काजू हो गया, सेब हो गया आपका, वो असत्य फल होते हैं आपके। सहतूत हो गया असत्य फल है, स्ट्रॉबेरी हो गई असत्य फल है। तो याद रखिएगा जो फल अंडाशय से विकसित होते हैं वो सत्य फल कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कोड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दोस्तों कोड लीवर में जो मतलब होता है वो होता है विटामिन डी। कोड लीवर विटामिन डी होता है, याद रखना। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें कैल्शियम की प्रचुरता होती है, और कैल्शियम की प्रचुरता होने के कारण इसमें क्या होता है, ये हमारे हड्डियों को मजबूती देता है। हड्डियों को मजबूती देने वाला विटामिन है विटामिन डी। और विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी हमारी बॉडी पर पड़ती है तो हमारे शरीर में विटामिन डी एक्टिव हो जाता है। सनशाइन विटामिन, विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होंगे? विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होंगी। बच्चों में यह रोग कहलाता है रिकेट्स। रिकेट्स रोग, ये बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और एक है आपका ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया रोग, ये भी विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है, और ये एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। तो सही जवाब इसका क्या होगा? कोड लीवर में होता है विटामिन डी। अच्छा, विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम है थायमीन। पानी में घुलने वाला विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी। कार्बोहाइड्रेट, हमें हमारी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी सोर्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन की जो यूनिट है वो होती है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल ये प्रोटीन की यूनिट होती है, याद रखिएगा। और प्रोटीन का हमारे शरीर में काम है हमारे जो ऊतक हैं, टिश्यू हैं, इनको रिपेयर करना। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 16, निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सी इसका सही जवाब है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया माइटोकांड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि माइटोकांड्रिया शब्द किसने दिया? बिल्कुल, कार्ल वेंडा। कार्ल वेंडा एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने माइटोकांड्रिया शब्द दिया था, याद रखना। और माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमान ने। माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमान ने। दोस्तों माइटोकांड्रिया में डीएनए पाया जाता है, बिल्कुल डीएनए रहता है यहाँ पे, याद रखना। और माइटोकांड्रिया में कौन सी साइकिल होती है? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के कारण यहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है, और एटीपी के निर्माण होने के कारण इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 17। क्या कहा गया? वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऐसे जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, मतलब जो केंद्रक है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होगा फिर, तो वो जीव होंगे आपके प्रोकैरियोटिक जीव। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, प्रोकैरियोटिक जीव ये होते हैं आपके। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधित भूमिगत तना का उदाहरण है? दोस्तों गाजर और शकरकंद ये जड़ होती हैं, लेकिन आलू एक तने का उदाहरण है, याद रखिएगा। भारत में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भारत का आलू अनुसंधान केंद्र है शिमला में, जो हिमाचल की राजधानी शिमला है वहाँ पे है भारत का आलू अनुसंधान केंद्र। और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पेरू की राजधानी लीमा में है अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। दोस्तों आलू का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो होता है सोलोनिन के कारण। सोलोनिन के कारण आलू का हरा रंग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो आलू क्या है आपका? तना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 19। क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? फ्लोएम के बारे में कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। फ्लोएम पानी एवं खनिजों का परिवहन करता है। दोस्तों गलत, फ्लोएम पानी का जो परिवहन है वो नहीं करता। फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। बिल्कुल, जो फोटोजेनेटिक मतलब फोटोसिंथेटिक उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण में जो खाना बनता है उसका ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। दोस्तों मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है आपके दोनों टिश्यू जो पौधों के संवहनी ऊतक होते हैं वो दो, ये आपका जाइलम वेसल और ये आपका फ्लोएम वेसल। देखिए दोस्तों, जाइलम का काम क्या होता है? ये भूमि से जल को एब्जॉर्ब करेगा और पौधे के विभिन्न भागों में लेके जाएगा। देखें, और इसकी दिशा आप देख रहे होंगे, केवल
ऊपर की ओर है, मतलब ये अपसाइड कार्य करता है। लेकिन आप देखें फ्लोएम की दिशा, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, तो फ्लोएम की दिशा दोनों तरफ होती है, डाउनवार्ड और अपवार्ड दोनों। याद रखिएगा फ्लोएम की दिशा ऊपर और नीचे दोनों तरफ होती है, जबकि जाइलम की दिशा केवल ऊपर की ओर होती है। जाइलम का काम क्या है, ये फूड को कैरी करता है, जबकि जो फ्लोएम का काम है ये वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है, पानी और खनिज लवण का जो परिवहन है उसको कैरी करेगा। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों कैसे हैं आपके, ये हमारे बस्कुलर टिश्यू है। याद रखना बस्कुलर टिश्यू है दोनों, संवहनीय ऊतक है पौधों के, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जाइलम की दिशा अपसाइड और फ्लोएम की दिशा अपसाइड और डाउनसाइड दोनों होती है। चलिए क्वेश्चन को लौटते हैं। तो फ्लोएम के बारे में याद रखिएगा, फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन संख्या 20 की ओर चलते हैं। 20 में क्या कहा गया, क्वेश्चन संख्या 20 में कहा गया स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब पत्तियां पौधे का खाना बनाने में कितने % ऊर्जा को परिवर्तित करती हैं। तो 20 का सही जवाब होगा 1%। 20 का सही जवाब है ऑप्शन ए 1%। दोस्तों पौधों की पत्तियों का हरा रंग होता है, क्यों, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। और क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु होती है, वो होती है आपकी मैग्नीशियम, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा किस में बदल जाती है, तो जब पौधों की पत्तियां सूर्य की प्रकाश को अब्जॉर्ब करती हैं तो ये इसे रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा किस में कन्वर्ट होगी, रासायनिक ऊर्जा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 21, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह, दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2 प्लस, इसको थोड़ी सी नमी मिलेगी तो बनेगा क्या, C2H2, नमी मतलब जल मिलेगा, C2H2, और क्या बनेगा यहाँ पे, वो बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड या बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम कार्बाइड से कौन सी गैस बनी, C2H2, मतलब एसिटिलीन गैस बनती है कैल्शियम कार्बाइड से। और एसिटिलीन गैस एक ऐसी गैस है जो जो फलों को पकाने के काम में आती है। तो आप याद रखिएगा कैल्शियम कार्बाइड से कौन सी गैस बनती है, वो है आपकी एसिटिलीन, वेरी इंपॉर्टेंट। और एसिटिलीन गैस पौधों के जो फल हैं उनको पकाने में काम आती है। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, फल जो मीठे होते हैं वो किसके कारण होते हैं, फ्रक्टोज के कारण। फलों में पाई जाने वाली शर्करा है फ्रक्टोज, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, भारत में केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो त्रिची में। भारत का केला अनुसंधान केंद्र त्रिची, अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे, अनार अनुसंधान केंद्र सोलापुर महाराष्ट्र, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है, आम। हालांकि ऐसा कहीं सरकारी दस्तावेजों में नहीं लिखा गया, बस माना जाता है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम। और आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। भारत में सबसे ज़्यादा आम होता है यूपी में सबसे ज़्यादा आम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसमें कहा गया एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों एन कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही जवाब होगा 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं एन कोष में। अच्छा, कैसे होते हैं दोस्तों, हम जो कोष होते हैं उनको डिवाइड करते हैं K, L, M और N। K का नंबर 1 होता है, N का 2 मान लेते हैं, M का 3 मान लेते हैं और N का 4 मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × N का स्क्वायर, 2 × N का स्क्वायर। तो यहाँ देखें n को उसको हमने क्या माना, 4 माना, तो 2 × n का मान कितना, 4, और 4 का क्या करना हमें, स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 16 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32। अर्थात अगर आपसे अब l में पूछेगा तो l को आप 2 माने और 2 × 2 का स्क्वायर कर देंगे आप। k का मानेंगे तो k का मान 1 होता है। तो आप याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है वो होता है 2 × n का होल स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व भी हैं जो सभी गैसें हैं। तो आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये मोजले ने दी थी, वेरी इंपॉर्टेंट। और आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों पर आधारित है। तत्वों के जो आवर्ती गुण हैं वो उनके परमाणु क्रमांकों पर निर्भर करते हैं। तो कौन से ऐसे समूह है जिसमें सभी गैसें हैं, 23 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। समूह 18 में जितने भी तत्व हैं वो सारे गैसीय फॉर्म में हैं। दोस्तों आपको आवर्त सारणी दिखाता हूं, जो आधुनिक आवर्त सारणी है
दोस्तों ये है आधुनिक आवर्त सारणी। और आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम देखें आवर्त कितने हैं दोस्तों, 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 आवर्त, 4 आवर्त, 5 आवर्त, 6 आवर्त और 7 आवर्त। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। अच्छा, कितने समूह हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। लेकिन 21 नहीं है, दोबारा गिन लेते हैं। देखो यहाँ से बन, ऊपर बन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 समूह हैं। 18 क्या है? 18 समूह और 7 आवर्त हैं। आधुनिक आवर्त सारणी बिल्कुल याद रखिएगा। कितने आवर्त हैं? 7 और समूह कितने? 18। अब बात करें यहाँ पे कुछ फैमिली लिखी गई है। जैसे ये हैं आपके जो पीले आपको दिख रहे होंगे, पीले से ये हैं आपके एल्कली मेटल अर्थात क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातुएं कहाँ पे आएंगी आपकी? तो और है आपका क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय मृदा धातु है आपकी ये वाली, ये है आपकी क्षारीय मृदा धातु, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम होती हैं। उसके बाद में देखें हैलोजन। हैलोजन बहुत आती है एग्जाम में। तो ग्रुप 17, ग्रुप 17 मतलब कॉलम नंबर 17 है। और देखें यहाँ पे तो जो भाग मतलब कॉलम 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये आपके सारे क्या आपके हैलोजन है। ग्रुप 18 मतलब समूह 18 ये शून्य समूह के तत्व भी होते हैं, क्योंकि इनका कोष पूरा होता है। ग्रुप 18 में याद रखना शून्य समूह के तत्व जितनी भी अक्रिय गैसें हैं, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, रेडॉन है, ये सारे अक्रिय तत्व हैं, ग्रुप 18 में रखे गए हैं। दोस्तों जो आपका ऑक्सीजन फैमिली है इसको कहा जाता है कैल्कोजन। ऑक्सीजन फैमिली ये कैल्कोजन कहलाती है। समूह 16 में आते हैं ऑक्सीजन परिवार के तत्व। ठीक है दोस्तों। समूह 15 में नाइट्रोजन परिवार के तत्व आते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नाइट्रोजन परिवार के तत्व आते हैं समूह 16 में। तो ये है आपकी आधुनिक आवर्त सारणी, जो किसने दी थी? मोजले ने दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे 2 श्रेणी अलग और बनती हैं। जैसे आपका लेंथेनाइट श्रेणी, ये परमाणु क्रमांक 58 से लेकर परमाणु क्रमांक 71 तक, परमाणु क्रमांक 58 से लेकर परमाणु क्रमांक 71 तक जो श्रेणी है वो है लेंथेनाइट श्रेणी। नीचे लिखी गई है एक्टिनाइट श्रेणी 90 से लेकर 103 तक, 90 से लेकर 103 तक जो लिखी गई है वो है आपकी एक्टिनाइट श्रेणी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत आता है एग्जाम में कि एक्टिनाइट श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है। तो 90 से 103 तक। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? लास्ट नंबर आप देख रहे होंगे वो है आपके 118 है। तो याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। और क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन 99 पे देखें आप, 99 नंबर पे, तो वहाँ पे जो तत्व है ना ये वाला 99 वाला, ये आइंस्टीन के सम्मान में मतलब जारी हुआ है। याद रखना आइंस्टीन का जो परमाणु क्रमांक है, आइंस्टीनियम बोलते हैं इसको हम, 99 पे है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। तो आवर्त सारणी के कौन से समूह में सभी गैसें हैं? 18 में है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं? तो प्रेरक क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। याद रखिएगा इनके बारे में। अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 25, स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील है, बिल्कुल सही है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। दोस्तों स्थिति ऊर्जा का सूत्र है mgh, मतलब ऊंचाई के क्या होगी, ऊंचाई के प्रत्यक्ष समानुपाती है, तो बिल्कुल परिवर्तन होगा। तो इन्होंने कहा परिवर्तन नहीं होता। अगला क्वेश्चन, स्थिति ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये सभी असत्य हैं, ये सभी असत्य हैं, यही वाला कथन जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्थिति ऊर्जा का सूत्र याद रखना mgh होता है, mgh स्थिति ऊर्जा का सूत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग ये होती है। भूकंपीय तरंगों की तरंग एस तरंगें, बिल्कुल। सितार गिटार में उत्पन्न तरंग ये भी, लेकिन सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें ये अनुप्रस्थ तरंगें नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ये अनुप्रस्थ नहीं होती, बिल्कुल याद रखिएगा। 26 का डी जवाब सही होगा आपका। अगले क्वेश्चन, भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन कहाँ पर हुआ था? तो एक्सपोर्ट प्रायोरिटीज जोन ये भारत में कहाँ पर बना था? तो भारत में पहली बार जो बना वो बना था आपका
कांडला बंदरगाह पे। कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है और ये भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है। याद रखिएगा, प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र कहाँ पे बना है? कांडला में बना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य है कि हम सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने, और भारत सरकार विकास के भिन्न भिन्न कार्य करती है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत की जो स्वावलंबन नीति है उसको बल मिले और भारत अपनी आवश्यकताएं की चीज़ें खुद बनाए, उनका उद्देश्य है पंचवर्षीय योजनाओं से। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य है स्वावलंबन और विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। दोस्तों, दुनिया में पंचवर्षीय योजनाओं का जनक कौन है? जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन जो कि सोवियत संघ के व्यक्ति थे, इन्हें पंचवर्षीय योजनाओं का जनक माना जाता है। भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती थीं उनको बनाने का काम था योजना आयोग का। योजना आयोग ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था और इनको लागू करता था राष्ट्रीय विकास परिषद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 29, इसमें कहा गया भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों, इजी क्वेश्चन, और यह आपका उत्तर प्रदेश के झांसी में। चारा अनुसंधान केंद्र झांसी। अच्छा, करनाल में क्या है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो डेयरी अनुसंधान केंद्र आपका हरियाणा के करनाल जिले में। करनाल में कल्पना चावला का जन्म भी हुआ था, याद रखिएगा। डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण दिया गया? 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। राइट टू लाइफ में आता है, तो यात्रा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में आता है। अच्छा, लिखा गया है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य धर्म, जाति, वंश और लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये आप याद रखिएगा, धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? तो दोस्तों, सेवा के अधिकार की जो अवधारणा है वो प्रारंभ हुई थी ब्रिटेन में। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, कंपटीशन जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कंपटीशन की शुरुआत कहाँ से हुई है? हम चीन से हुई है। दुनिया में पहला देश जिसने प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की थी वो चीन है। याद रखना, चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की 2 मुद्राएं हैं, एक युआन है और एक है रेनमिनबी। युआन और रेनमिनबी। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन और यहाँ की मुद्रा को सेंट भी कहा जाता है। डॉलर भी चलता है लेकिन सेंट भी चलता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है या तो वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करवाता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों से या सीधे स्वयं करता है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। आर्टिकल 53 में कहा गया है, या आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति का आर्टिकल 53। और भारत में जो राष्ट्रपति है इसके जो संवैधानिक अधिकार हैं वो ब्रिटेन के रानी और राजा के समान है। ब्रिटेन की रानी और राजा के जो संवैधानिक अधिकार हैं वही भारत के राष्ट्रपति के अधिकार हैं। अनुच्छेद 79 में कहा गया कि भारत की संसद होगी। संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होंगे। तो राष्ट्रपति हमारी संसद का अभिन्न हिस्सा है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो 33 का सही जवाब क्या होगा? गैर संवैधानिक निकाय वे निकाय हैं जो संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं लिखे गए हैं। ये आप मतलब कौन कौन से इनमें हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बिल्कुल ये गैर संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग, नहीं, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में लिखा गया है और सबसे पहला वित्त आयोग भारत में बना था 1951 में, लेकिन बात करेंगे बाद में। सीबीआई भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। और लोकपाल, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सीबीआई और लोकपाल ये सारे कैसे हैं आपके? ये गैर संवैधानिक निकाय हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना था भारत में? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो भारत में बना ये 1993 में बना था। और ये भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है इसकी कार्यकाल 70 साल या 3 वर्ष, 70 साल की आयु या 3 वर्ष, जो भी इनमें से पहले हो वो होती है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष हमेशा सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, ये मुख्य हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे लिखा गया वित्त आयोग। दोस्तों, वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक आयोग है, आर्टिकल 280 में लिखा गया है। और भारत का वित्त आयोग राष्ट्रपति
प्रत्येक 5 वर्ष के लिए नियुक्त करते हैं। और भारत का पहला वित्त आयोग के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में बना था 1951 में। के.सी. नियोगी भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया सीबीआई। क्या आप बता सकते हैं कि सीबीआई कौन से मंत्रालय का अधीन है? तो याद रखना, सीबीआई गृह मंत्रालय का अधीन नहीं आता। सीबीआई आता है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन आता है सीबीआई। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूज करेगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप सिंपली पेंशन मंत्रालय याद रखें। सीबीआई बना था 1963 में, सीबीआई 1963। लोकपाल ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची के लिए किस सूची का विषय है? दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। 34 का सही जवाब है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। दोस्तों, हम बात करें जनसंख्या के बारे में, तो जनसंख्या का अध्ययन याद रखिएगा डेमोग्राफी। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। सबसे पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस कब हुआ था? 1990 में मनाया गया था। याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। और भारत की जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार? लगभग 121 करोड़। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष व संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? दोस्तों, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का राज्यपाल होता है। 35 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। भारत में राज्यपाल का पद जो आया वो कनाडा से आया, याद रखिएगा। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है और जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? दोस्तों, भारत में जो न्याय पंचायतों का गठन किया गया वो कौन सी समिति की सिफारिश पे हुआ था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति बनी थी 1977 में और इसी समिति ने भारत में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात भी की थी। तो न्याय पंचायतों की बात किसने की? अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ये वो समिति है जिसकी सिफारिश पर भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। याद रखिएगा, 3 स्तर पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति, लेकिन न्याय पंचायत अशोक मेहता समिति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या है, भारत में जो मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए? मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। उसके बाद में मंत्रिमंडल सरकार, मतलब मंत्री संसद में होते हैं, संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। केंद्र राज्य के संबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो केंद्र और राज्यों के संबंध, मतलब संघ बनाएंगे, और संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई? कनाडा से ली गई है। उसके बाद में आपातकालीन उपबंध जो भाग 18 में है ये जर्मनी से लिए गए हैं। बिल्कुल सेम ऐसे मिल रहे हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन से ली गई, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिए गए हैं, आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए और मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। बिल्कुल सेम ऐसे याद रखिएगा। हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग, ये आप याद रखिएगा। कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं, बिल्कुल याद रखें। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? दोस्तों, सल्तनत काल में जो राजस्व विभाग का प्रमुख था इसको बोलते थे वजीर। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, वजीर। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, सल्तनत काल की समय सीमा क्या है? 1206 से 1526 तक सल्तनत काल है। याद रखिएगा, 1206 से 1526। 1526 से स्टार्ट हो जाता है आपका मुगल काल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन संख्या 39। चारवाक शैली का जनक भारत में कौन माना गया? किसके टाइम में चारवाक परंपरा बनाने की शुरुआत हुई थी? चारवाक परंपरा जो शुरुआत हुई वो हुई थी आपके बाबर। चारबाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय में हुई थी? 39 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, बाबर को चारबाग शैली का जनक माना जाता है। और चारबाग शैली सबसे ज़्यादा विकसित हुई थी अकबर के टाइम में। शुरुआत बाबर ने की, अकबर के टाइम में सबसे ज़्यादा इसकी क्या हुई थी? प्रगति हुई थी। याद रखिएगा, चारबाग शैली। दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुजुके बाबरी, बाबरनामा भी बोलते हैं इसे हम, तुजुके बाबरी। और तुजुके बाबरी चगताई भाषा में लिखी गई है। चगताई भाषा तुर्की भाषा का ही एक रूप है। याद रखिएगा, बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। याद रखें, मुगल वंश का संस्थापक है बाबर। अकबर, इसका मकबरा सिकंदरा में। शाहजहां ताजमहल बनवाया था इन्होंने। जहांगीर, इनके बचपन का नाम है सलीम। अगला
मंदसौर अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? दोस्तों मंदसौर जो अभिलेख है ये मध्य प्रदेश में है। मालवा के राजा जो यशोवर्मन थे, यशोवर्मन से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन संख्या 41, इसमें कहा गया हुएनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? हुएनसांग के संबंध में गलत कथन की पहचान करनी है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, बिल्कुल सही है। इसका भ्रमण वृत्तांत सियूकी में वर्णित है, ये भी सही है। हुएनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था, ये तो गलत हो गया। उसके बाद में ये सभी कथन सत्य हैं, तो ये सभी कथन सत्य हैं, ये आपका गलत कथन है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसने बुद्ध की प्रतिमा की थी, सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का पूजन नहीं किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हुएनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे है? दोस्तों रोपड़ जो जगह है ये पंजाब में है। पंजाब, 5 नदियों की भूमि पंजाब में है रोपड़। और ये कौन सी नदी के किनारे? सतलज, सतलज नदी के किनारे है रोपड़, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी के किनारे था और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, ये आप याद रखें। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किसने किया था? तो उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में सबसे लंबा समय रहा किसका? वो सही जवाब होगा शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय का सबसे लंबा काम है, मतलब कार्यकाल है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद में प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्ट नेमी जो कि 22वें तीर्थंकर हैं। अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? दोस्तों अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह है आपका शंख। अरिष्ट नेमी ये इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शंख। जैन धर्म भारत का सबसे साक्षर धर्म माना गया 2011 के अनुसार। जैन धर्म का जो साहित्य है उसको आगम कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभ देव, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी का प्रतीक क्या है? महावीर स्वामी का प्रतीक है आपका सिंह, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने स्थायी बना दिया था? तो लंगर व्यवस्था स्थायी बनाई गई गुरु अंगद देव के द्वारा। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। दोस्तों गुरु अंगद देव वही गुरु हैं जिन्होंने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया था। और मैं आपको बताऊं एक चीज़, यहाँ पर लिखा गया गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो मानव के रूप में है। इन्होंने सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी आनंदपुर साहिब में। खालसा पंथ आनंदपुर साहिब, गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु, और गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी मुगल सम्राट जहांगीर ने हत्या कर दी थी गुरु अर्जुन देव की। दोस्तों जो सिख धर्म है इसके 11वें गुरु किसे माना जाता है? गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का 11वां गुरु माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था? तो कौन सा गवर्नर जनरल है? इसका सही जवाब होगा आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स वही व्यक्ति है जिसके शासनकाल के दौरान 1781 में भारत में पहला मदरसा लगा था कलकत्ता में। पहला मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में लगा था कलकत्ता में। अगला ऑप्शन की देखें तो यहाँ पर लिखा गया लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का जो वायसराय है वो है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का अंत करवाया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक हैं विलियम बेंटिक। लॉर्ड हेस्टिंग्स, देखो वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स अंतर याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है ये 1813 से 1823 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, और जो लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि इन्होंने अमृतसर की संधि की थी। महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की थी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है ये बेलेजली की जो सहायक संधि नीति थी उसका कटु आलोचक है, बिल्कुल याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स कब बना था? तो जब मिंटो ने अपना त्यागपत्र दिया, लॉर्ड मिंटो के त्यागपत्र के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या, इसका सही जवाब क्या होगा? राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता कौन लाया? वॉरेन हेस्टिंग्स लाया है। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? दोस्तों स्वराज शब्द का प्रयोग जो कांग्रेस में किया गया वो था आपका 1906 में। 1906, अच्छा किसने किया था ये शब्द? तो 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू जी के द्वारा इस शब्द को, मतलब नेहरू जी के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। और ये सेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता सेशन 1906 में, मतलब ये शब्द
यूज किया गया नेहरू जी के द्वारा। दोस्तों स्वराज जो वास्तव में शब्द है वो दयानंद सरस्वती का है। किसका है? दयानंद सरस्वती का शब्द है स्वराज। और भारत में क्या आप बता सकते हैं स्वराज द्वीप कहाँ पर है? दोस्तों भारत में स्वराज द्वीप है आपका अंडमान निकोबार में। अभी दिखाऊंगा आपको एक मैप में स्वराज द्वीप कहाँ पर है आपका अंडमान निकोबार में है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है दोस्तों। अच्छा आप बताएं, आपको याद होगा कि 1929 में एक सेशन हुआ था लाहौर में कांग्रेस का, पूर्ण स्वराज अधिवेशन इसको कहा जाता है। पूर्ण स्वराज अधिवेशन 1929 में हुआ था लाहौर में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो पूर्ण स्वराज सेशन याद रखिएगा 1929 लाहौर में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। स्वराज द्वीप कहाँ पर है? अंडमान में। स्वराज शब्द किसने दिया है? दयानंद सरस्वती का। लेकिन कांग्रेस में किसने रखा? दादा भाई नेहरू जी। यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखे गए हैं। ऑप्शन है आपका 1896। दोस्तों कलकत्ता में 1896 का अधिवेशन था और पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया है। वंदे मातरम गीत कब गाया गया? जवाब होगा कलकत्ता अधिवेशन 1896। अच्छा यहाँ पे लिखा गया 1907 सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। कांग्रेस के दो दल बट गए थे। और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में और दिल्ली भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई 1911 में। अच्छा स्वराज शब्द का प्रयोग सही जवाब होगा 1906 दादा भाई नेहरू जी। 48वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 48, इसमें कहा गया आर्थिक सहयोग और विकास संगठन मतलब OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, पेरिस में है। पेरिस सीन नदी के किनारे है, याद रखिएगा पेरिस सीन नदी के किनारे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में ही है आपका। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है आपका रेलवे यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन पेरिस। दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दूं, पेरिस को दुनिया में खूबसूरत परियों का नगर कहा जाता है। और जो पेरिस है, पेरिस में 2024 के ओलंपिक भी खेले जाएंगे। 2024 के ओलंपिक, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया जेनेवा। जेनेवा जैसे WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? WHO का मुख्यालय जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ये भी जेनेवा में। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है आपका जेनेवा में। और आप याद रखिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी कहाँ पर है? ILO बोलते हैं इसको। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी है जेनेवा में। ठीक है दोस्तों, इससे भी इंपॉर्टेंट विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जेनेवा में है। अच्छा यहाँ पे लिखा गया न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय भी कहाँ पर है? यूनिसेफ का मुख्यालय भी है न्यूयॉर्क में। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय भी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे है? तो हडसन नदी बहती है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कौन से द्वीप पर बसा है? मैनहट्टन द्वीप पर। न्यूयॉर्क कौन से द्वीप का शहर है? तो मैनहट्टन द्वीप पर बसा है अमेरिका में। सही जवाब क्या होगा इसका? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में। पेरिस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, वियना ओपेक का मुख्यालय वियना में है, ये भी आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 49, इसमें कहा गया 49वीं समानांतर रेखा कौन से दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? दोस्तों 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है, याद रखिएगा। और अमेरिका और कनाडा का जो बॉर्डर है दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर माना जाता है। दो देशों के बीच जो सबसे लंबा बॉर्डर है वो अमेरिका और कनाडा का है। उत्तरी अमेरिका के देश हैं दोनों, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे लिखा गया उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। दोस्तों उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को जो रेखा अलग करती है वो है 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा अलग करती है उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से। ठीक है दोस्तों, और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया भी ऑप्शन में है, तो याद रखना 38वीं समानांतर रेखा अलग करेगी किसे? 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ऑप्शन में है, तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आपका? एरिया वाइज ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अच्छा क्या आप मुझे इसका एरिया बताएंगे? ग्रीनलैंड का एरिया कितना है? दोस्तों ग्रीनलैंड का एरिया है 2.16 मिलियन वर्ग किलोमीटर।
वर्ग किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अच्छा, क्वेश्चन ये आएगा कि ग्रीनलैंड कौन से देश का द्वीप है? तो ग्रीनलैंड जो द्वीप है ये डेनमार्क का। भी एक फोटो दिखाता हूँ आपको, डेनमार्क का द्वीप है। और ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नूक। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नूक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीनलैंड ये उत्तरी अटलांटिक में है और इसकी सीमा आर्कटिक से भी लगती है। एक फोटो देखिएगा, फोटो क्या है दोस्तों? ये है पूरा आपका ग्रीनलैंड। ये आप जो वाइट कलर में देख रहे हैं, जिसको मैं रेड कलर से रंग रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ग्रीनलैंड आप देखें तो ये लिखा हुआ है डेनमार्क, डेनमार्क के अधीन क्षेत्र में आता है। इसके उत्तर में आर्कटिक ओशियन है और इसके जो नॉर्थ में, मतलब साउथ में, वो है आपका अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक सागर। ये भी आप याद रखिएगा। इसकी राजधानी क्या है? नूक है, याद रखें, नूक इसकी राजधानी है। ये आपको दिख रहा होगा नूक, जिसको मैं एक गोला सर्कल बना रहा हूँ, नूक। तो याद रखें, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और ग्रीनलैंड के इधर आप पश्चिम में देखें तो यह आपका बफिन द्वीप, बफिन द्वीप, यहाँ पे मतलब बफिन की खाड़ी है और इसके उसमें लिखा हुआ है डेनमार्क स्टेट। उसके बाद में लिखा है डाइस स्टेट, ये भी आप याद रखिएगा। और उसके बाद में लिखा हुआ है आपका इधर ये नॉर्वे, नॉर्वे से भी आ सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे कुछ टापू बने हुए हैं। ये आपके जो टापू हैं ये अभी याद मत रखिएगा। देखो ग्रीनलैंड के इधर आपका साउथ वेस्ट में आप देखेंगे कनाडा, साउथ वेस्ट में आपको कनाडा दिख रहा होगा। देखिए आप यहाँ पे जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये वाला, ये आपका दक्षिण पश्चिम। नूक राजधानी याद रखिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट है, ये स्टार भी लगा हुआ है यहाँ पे रेड कलर से, तो याद रखिएगा। डेनमार्क का द्वीप है ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है? दोस्तों मूल राशि कौन सी नहीं है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, आयतन। मूल राशि 7 है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ये भी मूल राशि है। विद्युत धारा, ये भी मूल राशि कितनी हो गई? 5। उसके बाद में ज्योति तीव्रता, और लास्ट है आपकी पदार्थ की मात्रा। ये 7 मौलिक राशियां हैं, ये आप याद रखें। तो दोस्तों ये था आज का टॉप 50 मॉक टेस्ट। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने बने रहिएगा मेरे साथ। अपना ख्याल रखें, मिलता हूँ नेक्स्ट मॉक के साथ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।